गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं जटिल उत्तक यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जटिल उत्तक क्या है, जिसमें हम जाइलम व फ्लोएम उत्तक पढ़ते हैं। जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक की बात करेंगे हम आज। तो स्टार्ट करते हैं हम, और सभी इधर देखिए, ठीक है। तो जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक की बात करेंगे हम। तो इधर देखो, कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं इन्हें हम, कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी जटिल उत्तक। जटिल उत्तक। और आप जानते हो कि जो स्थायी उत्तक के 3 प्रकार हमने पढ़े थे। एक तो सरल उत्तक, और सरल के भी 3 थे, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और दूसरा था जटिल उत्तक, और तीसरा था विशिष्ट। तो सरल उत्तक ही कन्वर्ट हो जाता है किसमें, जटिल उत्तक में, जिसकी कोशिकाएं क्या होती है, जीवित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, यानी मृत भी होती है और जीवित भी होती है। और आपको बता दूं, सरल उत्तक की कोशिकाएं एक समान प्रकार की थी, पर जटिल उत्तक की कोशिकाएं क्या होती है, समूह होता है और विशिष्ट होती है। ये विषमांगी कोशिकाएं होती है। तो जटिल उत्तक की बात करें तो क्या होता है, जटिल उत्तक की परिभाषा। जटिल उत्तक की परिभाषा की हम बात करें तो इसकी कोशिकाएं क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। सिंपल सी बात करें, जाइलम फ्लोएम उत्तक की बात कर रहे हैं हम, तो ये कोशिकाएं क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। तो जटिल उत्तक, तो ये कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की, अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है। और ये कोशिकाएं विषमांगी प्रकार की होती है। विषमांगी से ले, ये विषमांगी का मतलब अलग अलग होना, सिंपल सा करते, और समांगी यानी समान होना। तो जटिल उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं, जिसमें हम टाइप पढ़ेंगे। तो हम इसको जानते हैं कि इसके 2 भाग होते हैं, 2 भाग, ठीक है रे, बात मत कर, है ना। 2 भाग होते हैं इसके। जटिल उत्तक की बात करें तो 2 भाग होते हैं इसमें। एक तो होता है जाइलम, जिसे हम दारू उत्तक बोलते हैं, दारू उत्तक। और इसकी हम 4 प्रकार की कोशिकाएं पढ़े थे, उनकी हम चर्चा करेंगे आज, नोट कर लो। 4 प्रकार की कोशिकाएं पढ़ेंगे इसमें, जिसमें हम ट्रैकिड्स पढ़ेंगे, जिन्हें हम वाहिनिकाएं बोलते हैं, वाहिनिकाएं पढ़ेंगे हम। इसके अलावा जाइलम तंतु और जाइलम मृदुत्तक। जाइलम मृदुत्तक हम ये पढ़ेंगे। इसी प्रकार दूसरा जो होता है वो होता है पोषवाह यानी फ्लोएम। फ्लोएम इसे बोलते हैं पोषवाह उत्तक, यानी पोषण का परिवहन करने वाला। इसकी भी हम पढ़ेंगे 4 प्रकार की सेल्स। किस प्रकार के बच्चों, 4 प्रकार के सेल्स पढ़ेंगे हम इनके बारे में। क्या क्या नाम है उनके भी। एक तो है चालिनी नलिका, एक तो हम पढ़ेंगे चालिनी नलिका, एक हम पढ़ेंगे सचर कोशिका या कोशिकाएं या सचर, ठीक है। एक हम पढ़ेंगे फ्लोएम मृदुत्तक, फ्लोएम दृढ़ुत्तक, फ्लोएम तंतु लिख लो, और फ्लोएम मृदुत्तक। जहां भी मृदुत्तक की बात आ जाती है, इसका मतलब वो कोशिकाएं जीवित होती है। अब आपको बता दूं, इसमें ये मृत होती है, देखो ये जीवित होती है। ये मृदुत्तक जहां भी बात आता है जीवित होती है, और ये मृत होती है सारी। ये मृत है, लिख लेना यहीं। कई बार क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है, इन कोशिकाओं के बारे में पूछ रहा है, कौन सी जीवित है कौन सी मृत होती है। तो डायरेक्ट यही लिख रहा हूं मैं। ये भी मृत होती है, डेड सेल होती है, ये भी मृत होती है। यहां पर देखो, ये मृत होती है, बाकी सारी जीवित होती है। तो ये भी जीवित है, दिख रहा है ना ये। ये भी जीवित, ये भी जीवित। और मृदुत्तक जहां बात आता थी वो तो जीवित होती है। तो आपसे ये हम आज पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे आज हम।
जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। इसकी 4 कोशिकाएं पढ़ेंगे, इसकी 4 कोशिकाएं पढ़ेंगे। इनमें मेन जो लाइनें होती है इंपॉर्टेंट मेन क्वेश्चन है, इनमें से हम पढ़ेंगे। ये इसको आप नोट करो, ठीक है, इसको नोट कर लो, नीचे वाले बटन को दो। इधर देखो, अब आगे पढ़ते हैं हम इनके बारे में, ठीक है। तो आज हम जाइलम और फ्लोएम उत्तक की कोशिकाओं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये देखो, ये तो था अपना कॉम्प्लेक्स टिश्यू हम पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या पढ़ रहे हैं हम? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है संकुल। इसका मतलब होता है कि ये एक प्रकार की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मिलकर बनाती है, संकुल के रूप में होती है, मतलब संगठन होता है। इसलिए इसे हम जटिल उत्तक नाम दिए थे। क्या उत्तक नाम दिए थे? जटिल उत्तक। क्योंकि जब कई संरचनाएं मिल जाती है तो वो संरचना जटिल हो जाती है, इकाइयां मिल जाती है तो जटिल हो जाती है। तो हम आज बात करेंगे मुख्य रूप से किसके बारे में बात करेंगे हम? सबसे पहले हम बात करेंगे जाइलम उत्तक के बारे में। तो जाइलम उत्तक के बारे में बात कर लेते हैं हम। जाइलम टिश्यू। अब देखो जाइलम उत्तक की क्या क्या विशेषताएं होती है, इनके प्रकारों की भी साथ साथ चर्चा करेंगे हम। तो जाइलम उत्तक के क्या क्या नाम हैं? जाइलम उत्तक को हम बोलते हैं दारू उत्तक। दारू उत्तक क्यों कहते हैं? दारू का अर्थ होता है छड़ना। दारू का अर्थ क्या होता है? नशा करना। जैसे दारू पीने के बाद में क्या होती है, छड़ जाती है ना, तो वो उसका होश गायब हो जाते हैं, ठीक है। दारू का अर्थ होता है छड़ना। मतलब ये जो उत्तक होता है, पेड़ पौधों, आपने पढ़ा होगा कि पेड़ पौधों में पत्तियों तक जल व खनिज लवण पूछते हैं तो वो घुल कर जाते हैं जल के माध्यम से, आयनों के रूप में। उनको ले जाने वाला जो उत्तक होता है वो यही उत्तक होता है, ठीक है। तो दारू उत्तक क्या करता है? छड़ाने का काम करता है। जल खनिज लवणों को क्या है, आगे तक पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि पत्तियों के अंदर होगी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, इसलिए इसे दारू उत्तक करता है, मोटर का काम करता है ये। इसके अलावा लकड़ी जो बनती है पेड़ पौधों में, तना, लकड़ी का भाग, द्वितीयक जाइलम बनाता है वो, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? इसलिए इसे हम काष्ठ उत्तक, काष्ठ उत्तक भी कहते हैं, यानी वुड टिश्यू। वुड टिश्यू भी कह सकते हैं इसे हम, काष्ठ का निर्माण करता है। अब जाइलम उत्तक की बात करें तो इसका निर्माण कैसे होता है, इसके शब्द किसने दिया? तो देखो ध्यान से, इसकी बेसिक चीजें, प्रकारों की बाद में करेंगे हम, कोशिकाओं की। ये शब्द किसने दिया? तो जाइलम शब्द, जाइलम जो शब्द दिया था वो नगेली ने दिया था। किसने दिया था रे बच्चों? नागेली या नगेली ने दिया था, ठीक है। ये क्या करता है, इसका कार्य क्या होता है मेन? तो आपसे बता दूं, जल व खनिज लवणों को, है ना, पत्ती तक पहुंचाना, पत्ती तक, यानी जड़ द्वारा अवशोषित करके, वो तो जड़ तो अवशोषित कौन करेगा, वो तो हम जानते हैं, मूल रोम करते हैं, तो पत्ती तक पहुंचाना, ये इसका क्या होता है? नहीं, वो अलग है, मूल रोम तो हम पढ़े थे ना, जड़ के क्षेत्र में, परिपक्व क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, वो बताएंगे, वो एक चैप्टर पढ़ेंगे हम, पादपों में परिवहन, वो अलग से चैप्टर है, उस चैप्टर में बताऊंगा मैं कैसे ये ऊपर चढ़ता है, कैसे पहुंच जाता है वहां इतनी ऊंचाई तक, वो एक चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर हम। तो जल व खनिज लवणों को पत्ती तक पहुंचाने का इसका कार्य होता है, इसलिए इसे दारू उत्तक बोलते थे हम, ठीक है। अब इसके प्रकारों की बात करें, प्रकार, तो देखो प्रकार दो प्रकार के होते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। एक तो होता है प्राथमिक जाइलम, एक होता है सेकेंडरी जाइलम। अब आपसे क्वेश्चन है, प्राथमिक जाइलम, क्वेश्चन का नाम लेते बच्चे शांत हो जाते हैं। मैंने कहा था प्राथमिक वृद्धि होती है तो प्राथमिक जाइलम प्राथमिक फ्लोएम बनते हैं, और मैंने जब विभिज उत्तक जब पढ़ाया था, जब
वहाँ पर एक उत्तक पढ़ी थी हमने, जो क्या करता है, प्राथमिक जाइलम प्राथमिक फ्लोएम को बनाता है। बताओ, मैंने वहाँ पर बताया था आपको प्राथमिक जाइलम, और नाम लिखा था एक प्रोकेम्बियम। मैं बता देता हूँ, प्रोकेम्बियम, पराग एदा, याद है क्या? प्राथमिक जाइलम का निर्माण होता है पराग एदा द्वारा। इसका नाम है प्रोकेम्बियम। क्या नाम है? प्रोकेम्बियम। प्रोकेम्बियम विभिजोत्तक है, और मैंने कहा विभिजित कोशिकाएं तो जटिल उत्तक में कन्वर्ट हो जाती है जब उनमें विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है, ये बताया था आपको। तो विभिजोत्तक तो ये, तो विभिजोत्तक तो प्रोकेम्बियम। तो प्राथमिक, चाहे प्राथमिक जाइलम हो चाहे प्राथमिक फ्लोएम हो, उनका निर्माण कौन करता है? पराग एदा। याद रखना, इनको नोट करने की बात है, ये स्पेशल नोट करने की याद है, नोट कर लो इनको, ठीक है, नोट। इसी प्रकार आपको बता दूं द्वितीयक जाइलम, तो द्वितीयक जाइलम द्वितीयक फ्लोएम कब बनते हैं? जब द्वितीयक वर्दी होती है, और द्वितीयक वर्दी जब होती है तो एक उत्तक बनता है, उसका नाम है सवन उत्तक, है ना, सवन उत्तक, यानी सवन एदा। क्या होती है? सवन एदा, यानी वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम, ये कैम्बियम क्या है हम द्वितीयक वर्दी पढ़ेंगे जब बता देंगे। ये किसका, ये इसका निर्माण करता है, तो द्वितीयक जाइलम का निर्माण करता है सवन उत्तक या सवन एदा, द्वितीयक जाइलम का निर्माण करती है, का निर्माण करती है या करता है, जो भी देख लेना, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, ठीक है, करता है। तो द्वितीयक जाइलम द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण तो सवन एदा करती है, प्राथमिक जाइलम का निर्माण पराग एदा करती है, ठीक है, ये हुए। अब देखो इनके भी प्रकार होते हैं, जाइलम के भी वैसे और दो प्रकार और दे रखे हैं। पहले जिनका निर्माण होता है उन्हें बोलते हैं प्रोटोजाइलम, बाद में निर्माण होता है उसे बोलते हैं मेटाजाइलम। तो वैसे दो प्रकार और हैं, दो प्रकार और दे रखे हैं अभी, तो ये भी इसके प्रकार है, ठीक है। अब देखो एक होता है प्रोटोजाइलम, इसे बोलते हैं आदि दारुक। आदि मतलब पहले, इसका निर्माण पहले होता है, इसका निर्माण पहले होता है। और एक होता है मेटाजाइलम। मेटा का अर्थ होता है बाद में। अरे परो का मतलब बताया था ना, परो का मतलब होता है पहले, मेटा का अर्थ होता है बाद में। नहीं, मीजो का मतलब मध्य में होता है ना, बीच में। मेटा का मतलब बाद में होता है, मेटा बाद में होता है, ठीक है। इसका मतलब इसे हम बोलते हैं अनुदारुक। इसका निर्माण बाद में होता है, इसका निर्माण, हाँ रुको, ये इसके ही प्रकार है, ठीक है। ये भी इसके प्रकार, जाइलम के प्रकार है दोनों। अरे ये भी इसके प्रकार है, ये भी इसके प्रकार। ये तो इनके विकास के आधार पर, ये उत्पत्ति के आधार पर, ये तो किसके आधार पर है ना, ये विकास के आधार पर। बात एक ही है वैसे, है ना, ये उत्पत्ति है ना, और ये विकास के आधार पर है। तो ये थे इनके प्रकार। अब पढ़ेंगे इन कोशिकाओं के बारे में। अब आइए कोशिका, ये तो इनको नोट करो और उसको बंद करो। आगे देखो, आगे बात करते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे इसकी कोशिकाएं। तो 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है जाइलम उत्तक में, और उसमें 2 मेन होती है। तो एक एक को हम पढ़ें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो के क्या है ना, 4 तत्व, 4 तत्व होते हैं, और वो 4 तत्व 4 कोशिकाओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली कोशिका की बात करते हैं हम, और सबसे पहली जो कोशिका है साथ के साथ नोट करते रहे। सबसे पहली कोशिका है ट्रेकिड्स, यानी वाहिनिकाएं।
ट्रेकिड्स कहा जाता है। अब ट्रेकिड्स की विशेषताएं क्या क्या होती है, ट्रेकिड्स की विशेषताएं बताएं आपको। तो ये आदिम प्रकार का सवन तत्व है। क्या क्या है? आदिम प्रकार का। पहले इसका डायग्राम बना दूं आपको, ये डायग्राम से समझेंगे इसको, पॉइंट टू पॉइंट। इसको हम देखें, ठीक है, ऐसे। अगर हम ट्रेकिड्स को देखें तो एक के ऊपर एक सटी रहती है, एक के ऊपर एक सटी रहती है ये, और इसके जो कोने होते हैं वो छेनी के आकार के या सुई के आकार के होते हैं, नहीं तिकोने होते हैं। अंदर की जो गुहा होती है वो सकड़ी होती है, यानी संकरी होती है। तो ये गुहा क्या है? संकरी है। ये इसमें परिवेशित गर्त है। अब आपको ध्यान है, परिवेशित हम गर्त पढ़ चुके हैं जिन पर लिग्निन का जमाव, यानी कोशिका भित्ति पर, मान लो कि ये बच्चों ये कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति के चारों ओर यहाँ मान लो छिद्र होते हैं। अब छिद्र बना कैसे? तो यहाँ चारों ओर क्या हो गया? लिग्निन का जमाव हो गया, लिग्निन। तो लिग्निन का जमाव होने के कारण, लिग्निन का जमाव होने के कारण क्या होता है? यहाँ चारों ओर तो लिग्निन जमा हो गया, बीच में क्या जमाव नहीं हुआ। तो ये तो लिग्नीभूत है, बीच में लिग्नीभूत नहीं है, लिग्निन का जमाव नहीं हुआ है। तो ये अरे भूतनी नहीं है रे, लिग्नीभूत का मतलब इसका जमाव है, और बीच में रह गया, इसलिए वो छिद्र रह गया कोशिका भित्ति पर। और उसी छिद्र को हम क्या बोल दिए थे? पिट्स या गर्त बोल दिए थे। कोशिका भित्ति पर क्या होता है? लिग्निन का जमाव हो जाता है ना, लिग्निन का जमाव होता है। तो इसके चारों ओर क्या है? लिग्नीभूत, यानी लिग्निन का जमाव हो गया। बीच में रह गया, वहां पर लिग्निन का जमाव नहीं हुआ कोशिका भित्ति पर, तो वो छेद के रूप में रह गया, छिद्र के रूप में हो गया। और यही छिद्र क्या कहलाता है? यही छिद्र गर्त कहलाता है। कोशिका भित्ति पर छिद्र, जैसे कोई दीवार रहती है ना, कोशिका भित्ति तो हमने पढ़ी है, सेल वॉल। हाँ, नहीं वो छिद्र अलग है, वो तो अलग है, वो तो एक कोशिका दूसरे कोशिका से जोड़ता है। इसके अलावा कुछ छिद्र और भी पाए जाते हैं, क्योंकि कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। तो जहाँ लिग्निन का जमाव नहीं होता वहाँ छिद्र बन जाते हैं। तो परिवेशित गर्त और सरल गर्त पढ़े थे, तो इसमें परिवेशित गर्त हैं। कोने क्या है? छेनी के आकार के हैं, छेनी के समान। और छीनी रे, छीनी, छेनी का मतलब छीनी है ना। ये सकड़ी गुहा है, एक के ऊपर एक ऐसे व्यवस्थित होती है वाहिनिकाएं। ये वाहिनिकाएं हैं। जब ये पढ़ा रहा हूं तो इसका ही बनाऊंगा ना, कोई दूसरा पढ़ा के दूसरा समझाऊंगा। ये वाहिनिका सेल है, ऐसे एक के ऊपर एक व्यवस्थित रहती है। और हाँ, इनके ये छिद्र है ना ज्यादातर बंद रहते हैं, यानी अछिद्रित होती है। ये गर्त अलग होता है, वैसे छिद्र होना अलग होती है। तो ये अछिद्रित होती है, अछिद्रित, अछिद्रित होते हैं। और आपको बता दूं, ये जो वाहिनिकाएं होती है एक कोशिकीय होती है। क्या होती है? एक कोशिकीय। एक कोशिका यानी सेलुलर है ना, यूनिसेलुलर हो गया ना, यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय। ठीक है। अब इसकी क्या क्या विशेषता है इधर देखो ध्यान से। ये आप मेरी बात सुनो, जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक आपको ध्यान है कि जो युग्मकोद्भिद होते हैं, यानी शैवाल और ब्रोफाइटा इनमें नहीं पाए जाते, वो तो आपको ध्यान ही नहीं है। तो इसको लिख लेना, वो तो मैं लिखा दिया था, ठीक है। तो नोट में लिख लेना, यानी सवन उत्तक। मैंने पहले प्लांट जगत वाला चैप्टर पढ़ाया था, जब लिखाया था सवन जो उत्तक होते हैं यानी जाइलम फ्लोएम, वो युग्मकोद्भिद में नहीं पाए जाते। मतलब शैवाल ब्रोफाइटा युग्मकोद्भिद होते हैं, गैमेटोफाइट होते हैं, उनमें नहीं पाए जाते। तो शैवाल वह ब्रायोफाइट में अनुपस्थित, ठीक है, यानी नहीं पाई जाती। वो आपको टेरिडोफाइट से सवनुत तक बनना प्रारंभ हुए थे। और पहले वाले हम देखे थे कि वहाँ पर वाहिकाएं नहीं थी,
वाहिनिकाएं नहीं थी कईयों में, ऐसे पढ़े थे ना हम, यहाँ देखेंगे। तो अभी इस आधार पर इसे कोशिका डायग्राम बनाए, इसके आधार पर क्या क्या विशेषताएं होती है इसकी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसकी विशेषताएं, वो आप लिख लो। तो पहली विशेषता देखो, एक तो ये क्या होती है, एक कोशिकाएं होती है, तो एक कोशिकाएं होती है। दूसरी बात, ये अछिद्रित होती है, ये अछिद्रित होती है। तीसरी बात, परिवेशित गर्त पाए जाते हैं, इनमें क्या होता है, परिवेशित गर्त, परी का मतलब चारों ओर से गिर जाती है, बीच में छिद्र रह जाता है, बॉर्डर बन जाती है चारों ओर, ठीक है। ये भी बनाएंगे या ये सारे नहीं, ये बनाने की जरूरत नहीं है, इनको छोड़ो, ठीक है। परिवेशित गर्त पाए जाते हैं। आदिम प्रकार का तत्व, ये आदिम सवन तत्व होता है। ये कोशिकाएं क्या है, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है इसमें, जीवित प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, मतलब जीव द्रव्य मृत हो जाता है, इसलिए कोशिकाएं मृत होती है। तो सिंपल सी बात है, प्रोटोप्लाज्म ये क्या है, परिवेशित है, परिवेशित गर्त पाए जाते हैं, गर्त पाए जाते, तो लिख लो ना, पाए जाते हैं ना। प्रोटोप्लाज्म का अभाव, जब प्रोटोप्लाज्म का अभाव होता है तो कोशिका क्या होगी, मृत होगी, तो ये सेल मृत होती है, यानी डेथ सेल होती है। ये कोशिकाएं क्या होती है, मृत कोशिकाएं होती है, याद रखनी है। इनके किनारे छेनी का आकार के होते हैं, इंपॉर्टेंट बात नोट करने की है ना, किनारे तिकोने छीनी के आकार के, छेनी के आकार के, छेनी का आकार के होते हैं रे, समझ गया ना, छेनी का आकार किसके होते हैं, ठीक है। आंतरिक गुहा सकड़ी होती है, नहीं नैरो होती है। आंतरिक गुहा आंतरिक गुहा सक्रिय होती है। तो एक जो जाइलम की जो वाहिनिकाएं होती है, वो ये विशेषताएं पाई जाती है इसकी, ठीक है, इसको नोट करें आप, ठीक है। हाँ, नहीं लिखा अभी तक, बहुत स्पीड कम है तेरी, कुछ खाया पिया कर। कुछ खाया पिया कर यार, ऐसे ऐसे थोड़ी रहेगा, ऐसे ऐसे थोड़ी चलेगी, ऐसे ना। देखो आगे ध्यान से, अब हम पढ़ेंगे वाहिकाएं, चलो आगे चलते हैं, है ना। चलो आगे चलो चलो, दूसरी कोशिका हम पढ़ेंगे वाहिकाएं, यानी वेसल्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों, वेसल्स। तो दूसरी जो कोशिका थी वो थी वेसल्स, जिसे बोलते हैं वाहिकाएं। और ये कोशिकाएं भी मृत होती है, ठीक है। अब आगे ध्यान से हम डायग्राम की बात करते हैं, है ना, डायग्राम की बात करते हैं हम। तो देखो डायग्राम समझते हैं हम, ये बातें ना करें। ऐसे पाइप के समान, ये देखो इनकी आंतरिक जो चौड़ाई है वो अधिक होती है बजाय किसकी, किसकी तुलना में, वाहिनिकाओं की तुलना में। वो सकड़ी थी किनारों से, ये सकड़ी नहीं है। इसमें पाए जाते हैं सरल गर्त,
कैसे गर्त पाए जाते हैं बच्चों? तो ये थे सरल गर्त। वैसे आपको बता दें सरल और परिवेशित दोनों ही पाए जाते हैं इनमें, है ना, दोनों ही पाए जाते हैं। जैसे ज्यादातर परिवेशित गर्त ही होते हैं इनके पास। इसके अलावा आंतरिक गुहा बड़ी, और आपको बता दूं ये जो है ना वाहिनिकाओं से थोड़ी विकसित होती है, एक के ऊपर एक। जैसे हम खेत में पाइप लगाते नहीं, या मान लो छत पर पाइप लगाते एक के ऊपर एक जोड़कर, वैसे जुड़ी होती है ये एक के ऊपर एक, और उनसे विकसित होती है वाहिनिकाओं से। इसलिए ज्यादातर जो परिवहन का काम करती है यही करती है परिवहन, तो उनसे थोड़ी दक्ष है। तो क्या क्या विशेषताएं होती है इन वाहिकाओं की और क्या है इनके अपवाद, वो आपको इंपॉर्टेंट वो भी बताएंगे हम। तो देखो पहले बात, ये कोशिकाएं भी मृत होती है, ये भी मृत होती है, ठीक है। आंतरिक गुहा बड़ी होती है, आंतरिक गुहा बड़ी होती है। इसके अलावा एक के ऊपर एक सटी हुई पाई जाती है, एक के ऊपर एक स्थित होती है। वाहिनिकाओं से थोड़ी विकसित है, वाहिनिकाओं से विकसित, वाहिनिकाओं से विकसित होती है। और आपको बता दूं वाहिकाएं जो जालमुत्तकी हैं और फ्लोएम उत्तकी जो सहचर कोशिकाएं हैं वो एंजियोस्पर्म प्लांट की एक मुख्य विशेषता होती है, एंजियोस्पर्म प्लांट की मुख्य विशेषता। तो वाहिकाओं से विकसित होती है, वाहिकाओं से अधिक विकसित, वाहिकाओं से वाहिनिकाओं से अधिक विकसित होती है, ऐसे आएगा ना। अब सही, कोई बात नहीं है, वाहिनिकाओं से अधिक विकसित होती है, ठीक है, ठीक है। और आपको बता दूं इसके बारे में कुछ अपवाद हैं, वो अपवाद लिखूंगा मैं। तो अपवाद इनको लिखो एक बार, फिर अपवाद लिखो मैं इनके क्या क्या अपवाद है, वो इम्पोर्टेंट करने की बात है, इनको लिखो, ठीक है। तो एक एक तो नोट करने की बात, क्या है नोट करने की बात, वो देखो नोट करने की बात क्या है, नोट करने की देखो। वाहिकाएं ना, वाहिनिकाएं मुख्य रूप से जो जल परिवहन का काम करती है, ठीक है, इसलिए इन्हें हैंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो देखो वाहिनिकाएं, वह वाहिकाएं जल परिवहन, जल परिवहन का कार्य करती है। इसलिए इन्हें हेड्रोम, हेड्रोम, हेड्रोम समझ गए ना, हेड्रोम भी कहते हैं, इन्हें हेड्रोम भी कहते हैं। मिठाई खाएंगे जरूर, ये भी तो विशेष में मिठाई दिख रही है मुझे, है ना। तो वाहिनिकाएं व वाहिकाएं जल परिवहन का कार्य करती है, इसलिए इन्हें हेड्रोम के नाम से भी जानते हैं। अब वो अपवाद क्या है, उन अपवादों की बात करते हैं, क्योंकि दुनिया में आप जानते हो अपवाद तो हर जगह मिलते हैं, यहाँ भी अपवाद है, ठीक है। तो ये थोड़ा क्या है ना, विकसित है, उनसे वाहिनिकाओं से विकसित होती है। तो नोट करने की क्या क्या बात है, तो इसे लिखो। ठीक है, ये भी मृत कोशिकाएं है ना,
हाँ मेन क्या होता है देखो, लिखा दिया ना ये वाहिकाएं वाहिनिकाएं दोनों ही क्या करती है, जल को का परिवहन करती है, जल व खनिज लवणों का, इसलिए इन्हें हेड्रोम के नाम से जानते हैं। ये दो ही करती है मेन, वो दो। इसके अलावा जाइलम मृदुत्तक, जाइलम तंतु, वो तो एक प्रकार से सहारे से स्टोरेज का काम करती है। मेन ये दो कोशिकाएं करती है। ठीक है, तो आगे देखो नोट करने की बातें लिख लिए। और देखो इनके इनसे चौड़ी उनसे चौड़ी यही है वाहिनिका ओसी, वो तिकोनी थी किनारों से, ये तिकोनी नहीं है किनारों से। ठीक है, इरेज कर दें। यार खोखली तो होगी, फिर पानी कैसे चढ़ेगा, ऊपर कैसे जाएगा, अंदर से सीधी सी बात है होलो क्षेत्र रहेगा। और ये यानी एक कोशिका होती है, एक लाइन और लिख लेना, एक कोशिका होती है ये, सॉरी वो एक कोशिका नहीं, ये बहु कोशिका लिखो इनको, बहु कोशिका होती है, एक कोशिका नहीं बहु कोशिका, सॉरी है ना, बहु कोशिका होती है, बहु कोशिका होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इनके अपवाद। तो अपवाद कौन कौन से हैं, तो मिटा दें इनको। देखो अपवादों की जब भी बात आती है तो देखो आपने जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं अनावर्त बीजी, जिनके बीज के ऊपर आवरण नहीं होता है, उन्हें हम अनावर्त बीजी या जिम्नोस्पर्म प्लांट बोलते हैं। तो आप जानते हो कि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है उनके अंदर वाहिकाएं नहीं पाई जाती। हमने एक लाइन लिखी थी जब पादप जगत पढ़े थे, पर कुछ अपवाद है जैसे इफीड्रा पादप और निटम पादप, उनमें क्या होते हैं वाहिकाएं पाई जाती है। तो पहला नोट, हम जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म नहीं पाई जाती वाहिकाएं, वाहिनिकाएं तो होती है, वाहिकाएं नहीं पाई जाती है, पर अपवाद है। तो अपवाद क्या है, जिम्नोस्पर्म प्लांट जिनको हम बोलते हैं अनावर्त बीजी, जिनके बीज के वजह साइनस पाइकस ये पादप होते हैं ना, अनावर्त बीज बोलते हैं। तो जिम्नोस्पर्म यानी अनावर्त बीजी पादप जैसे निटम, इफीड्रा जिससे इफेड्रिन प्राप्त करते थे, और आपको जाना इफेड्रिन का उपयोग किसमें होता था, अस्थमा में, दमा रोग में। तो निटम और एक वेल्सिया है ना, इनमें क्या होता है वाहिकाएं पाई जाती है, वाहिकाएं उपस्थित होती है। यही नोट करने की बात है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में वाहिकाएं नहीं होती है पर इनमें होती है। तो पहला नोट तो हो गया, दूसरा ये हो गया जिम्नोस्पर्म में वाहिकाएं नहीं होती, इन अपवादों को छोड़कर नहीं होती है। पहला नोट तो ये। और हम जानते हैं कि एंजियोस्पर्म प्लांटों में वाहिकाएं होती है, वही तो उनका मुख्य लक्षण है। पर कुछ पादप एंजियोस्पर्म के ऐसे हैं जिनमें भी क्या नहीं होती है, वाहिकाएं नहीं होती है। तो हम नोट करने, अगला नोट हम लिखे तो देखो नोट क्या है, नोट क्या है, देखो वाहिकाएं वह सहचर कोशिकाएं, देखो सहचर कोशिका तो फ्लोएम की है और ये जाइलम की है। तो वाहिकाएं वह सहचर कोशिकाएं एंजियोस्पर्म प्लांटों का मुख्य लक्षण होता है। तभी तो हमने कहा है कि सबसे ज़्यादा विकसित जो पादप में से नीम, मूंगफली, ये एंजियोस्पर्म प्लांट है ना, सबसे ज़्यादा विकसित यही तो है। और जिम्नोस्पर्म प्लांट, टेरिडोफाइटा, ये ज़्यादा विकसित नहीं है। क्यों? कि उनके पास ये कोशिकाएं विकसित नहीं होती है और कईयों में होती नहीं है, उनमें ये है ही नहीं ना वाहिकाएं, इसलिए ज़्यादा वो पादप विकसित भी नहीं है, ज़्यादा संख्या भी नहीं है उनकी। तो वाहिकाएं व सहचर कोशिकाएं, सहचर सेल्स है ना, एंजियोस्पर्म पादपों का मुख्य लक्षण होता है। ठीक है, मुख्य लक्षण होता है। नोट करें, एक अपवाद यहाँ
ठीक है, मिटाएं ऊपर से। यहाँ देखो एक अपवाद यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ एक नोट करने की बात यहाँ लिख लेना आप, कौन से पादपों में यानी एंजियोस्पर्म पादपों में नहीं होती। तो देखो युक्का, ड्रेसिना, डेजिनेरिया, एंजियोस्पर्म यानी आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म पादप में वाहिकाएं नहीं पाई जाती, क्योंकि एंजियोस्पर्म का मुख्य लक्षण है पर इनमें नहीं पाई जाती है, ये अपवाद है। तो ये था किसके बारे में, एक वाहिकाएं और वाहिनिकाओं के बारे में। अब जाइलम की दो कोश तत्व और बचे हैं, जाइलम मृदुतक और जाइलम तंतु, जिनमें दो दो लाइनें लिखेंगे हम, फिर ये जाइलम उत्तक कंप्लीट। ठीक है, ये लिख लिया ना ये तो ठीक है। हाँ वो नोट आप लिखते रहना। अब देखो जाइलम जो उत्तक होता है, उस जाइलम उत्तक की दो तत्व और हैं और उन दो तत्व को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो एक होता है जाइलम तंतु, इसे जाइलम फाइबर्स के नाम से बोल सकते हैं। ठीक है, जाइलम फाइबर्स, जाइलम तंतु। तो जाइलम जो तंतु होते हैं, देखो ये ओनली तंतु है, मृत कोशिकाएं होती है, ये वाहिकाओं को दृढ़ता प्रदान करने का काम करती है, इसका अहम रोल होता है। तो तंतु के समान संरचना, ऐसे धागे जैसी संरचना होती है, ऐसे संरचनाएं होती है। तो तंतु यानी धागे के समान संरचना, धागे के समान लिख लो, धागे के समान संरचना, वाहिनिकाओं व वाहिकाओं को दृढ़ता प्रदान करती है, यानी रिजिडिटी है ना, रिजिड दृढ़ता प्रदान करती है। ये तो हो गया इसके बारे में। ठीक है, और एक होता है चौथे नंबर का जाइलम मृदुतक। जहां भी बात आ जाती है मृदुतक की, यानी जाइलम पेरेनकाइमा, और पेरेनकाइमा शब्द बोलते आपके दिमाग में आ जाना चाहिए पेरेनकाइमा सरल उत्तक का प्रकार। तो ये जीवित कोशिकाएं होती है। ये कोशिकाएं क्या है, अरे मृत सेल है ना, ये मृत सेल है। इनमें प्रोटोप्लाज्म क्या है, नष्ट हो जाता है, इसलिए मृत है। तो प्रोटोप्लाज्म का अभाव, प्रोटोप्लाज्म का अभाव यानी जीवद्रव्य हो गया ना, जीवद्रव्य। तो ये क्या होती है, ये जीवित होती है, ये जीवित होती है, स्टोरेज का काम करती है, स्टोरेज का काम करती है, जैसे टेनिन, सेलुलोज, याद रखना है टेनिन है ना, टेनिन सेलुलोज का। ठीक है, तो ये जीवित होती है, ये कोशिकाएं जीवित होती है, ये स्टोरेज का काम करती है। तो ये थी जाइलम उत्तक, यानी जिसे दारू उत्तक के नाम जानते हैं। पेड़ पौधों में क्या काष्ठ का निर्माण करते हैं, द्वितीयक जाइलम करता है मुख्य रूप से। तो जाइलम उत्तक का काम होता है जल व खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुँचाने का काम होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो फ्लोएम जो उत्तक होता है, जो पोषण बनाएगी प्रकाश संश्लेषण क्रिया, उसको फैलाने का काम करता है। तो ये इसके बारे में थी। ठीक है।